गुलजार, यूँ तो नाम सुनते ही कोई गज़ल, कोई शायरी, कोई नज़्म या कोई उदासी छेड़ता गीत याद आ जाता है। गुलजार की आंखों में भी आपको उदासी ठहरी हुई दिख जाती है। 18 अगस्त 1934 दीना पंजाब में जन्मे गुलजार की पढ़ाई लिखाई उर्दू भाषा में हुई थी। वह स्कूल में बाकी बच्चों संग बैंतबाजी किया करते थे। बैंतबाजी को आप उर्दू की अंतराक्षरी समझिए। बस इसमें गाने की बजाय पुराने उस्तादों के शेर और गज़लें सुनाने का रिवाज होता था। बस गुलजार यहीं से सब सुना करते थे और खुद भी कभी कभी काफिया मिलाने के लिए कुछ न कुछ कह दिया करते थे। गुलजार साहब कहते हैं कि तब तो ये सब समझ नहीं आता था, बस गायत्री मंत्र की तरह रट लिया करते थे। जिस रोज समझ आया कि अच्छा इसका ये मतलब है तो जुबान पर जायका आ गया। गुलजार साहब सिख परिवार से हैं। दीना में उनका नाम संपूरन सिंह कालरा था। गुलजार अपने यारों दोस्तों के साथ जिंदगी सुकून से जी रहे थे कि अचानक एक सुगबुगाहट शुरू होने लगी। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं और संपूरन जहाँ रहते थे वो टुकड़ा पाकिस्तान कहलाएगा। पाकिस्तान ये नाम उससे पहले किसी ने नहीं सुना था। उस ओर के पंजाब में रहते हिंदू और सिख डरने लगे थे। इसी डर से घबराते संपूरन सिंह कालरा के परिवार ने अपना सारा रुपया पैसा, जमीन जायदाद वहीं छोड़ दी और मायूस आंखों से दिल्ली आ गए। गुलजार साहब की आंखों में ये मायूसी आज़ादी के 75 साल बाद भी झलकती है। दिल्ली आने के बाद उनके पिता ने संपूरन और उनके भाई जसमेर की पढ़ाई दिल्ली में ही शुरू करवा दी। उनका परिवार व्यापार करता था, इसलिए उनके पिता माखन सिंह ने दिल्ली में ही अपना पुश्तैनी व्यापार जमाने की कोशिश की। संपूरन उन दिनों वक्त गुजारने के लिए लाइब्रेरी से नॉवेल लाकर पढ़ा करते थे। उस दौर में एक आना देने पर पूरे हफ्ते में जितनी चाहो उतनी किताबें पढ़ी जा सकती थी। संपूरन के यार दोस्त उन दिनों बच्चों की किताबें या फैंटम वगैरह की कॉमिक्स ले लिया करते थे, पर उनको जासूसी नॉवेल पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। आलम यह था कि जहां बाकी बच्चे हफ्ते में मुश्किल से 2 कॉमिक खत्म कर पाते थे, वहीं संपूरन सिंह एक दिन में 2 मोटी मोटी नॉवेल्स निपटा देते थे और फिर लाइब्रेरियन के पास पहुंचकर मासूमियत से कहते थे, ये तो खत्म हो गई, कोई और दीजिए। एक रोज लाइब्रेरियन ने खींचकर एक मोटी सी किताब निकाली और बोले, ये लो, अब ये जाकर पढ़ो। संपूरन वो किताब घर लाए। टाइटल देखा, द गार्डनर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। संपूरन सिंह कालरा ने जब उसे पढ़ना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो शायद अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं था। उनके पढ़ने का टेस्ट बिल्कुल बदल गया। फिर गुलजार ने गीतांजलि पढ़ी, फिर काबुली वाला पढ़ी। यूँ एक के बाद करते करते उन्होंने टैगोर का जितना भी साहित्य था वो पढ़ डाला। फिर भी प्यास न बुझी तो बंगला सीखने लगे ताकि अनुवाद न पढ़ने पड़े। आखिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो बंगला में ही लिखा था। बंगला सीखने के बाद संपूरन सिंह ने शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ साथ सारा बंगाली साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह भी लिख सकते हैं। उन्होंने अपने पिता से गुजारिश की कि उनका मन लेखन में लगता है, कृपया उन्हें उसी दिशा में पढ़ने दिया जाए, तो पिता ने बुरी तरह डांट दिया। उनके भाई तब मुंबई में व्यापार करने के लिए गए हुए थे। संपूरन को भी वहीं भेज दिया। यहाँ उन्हें एक गैराज में डेंट लगी गाड़ियों के पेंट कलर पहचानने की जॉब मिली। आखिर पढ़े लिखे थे तो काम भी वैसा ही मिला। पैसा तो नाम मात्र को खर्चे निकालने के लिए मिलता था, लेकिन समय बहुत मिल जाता था। समय इतना मिलता था कि दिन में 2 किताबें पढ़ जाया करते थे। यही उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की मेंबरशिप ले ली और जब समय मिलता तब लेखकों के साथ बैठकर कुछ न कुछ लिखा पढ़ी भी किया करते थे। कुछ पिता की नज़रों से बचाने के लिए, कुछ उन दिनों तकल्लुस यानी पेन नेम रखने का शौक हुआ करता था। संपूरन सिंह कालरा ने अपना नाम गुलजार दीनवी कर लिया। दीनवी यानी दीना का रहने वाला। फिर जल्द ही गुलजार को एहसास हुआ कि वो अब कभी दीना वापस नहीं लौट सकेंगे, सो उन्होंने अपने नाम से दीनवी हटा दिया। मुंबई रहते भी कुछ समय गुजर गया था। अब गुलजार दिन में गैराज और रात में अपने लेखन को समय दिया करते थे। 1960 का समय था जब मोस्ट अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर बिमल रॉय उर्फ बिमल दा बंदनी बना रहे थे। ये फिल्म बंगला नॉवेल तमसी पर बेस्ड थी, जिसे चारू चंद्र चक्रवर्ती ने लिखा था। बिमल दास संगीत के मामले में सलिल चौधरी पर ही भरोसा करते थे, लेकिन उनकी पिछली फिल्म सुजाता में सचिन देव बर्मन का म्यूजिक बहुत पसंद किया गया था। फिर सलिल चौधरी उन्हीं की 2 फिल्में परख और प्रेम पत्र के संगीत निर्माण में व्यस्त थे। सचिन देव बर्मन अमूमन शैलेंद्र से ही गाने लिखवाते थे। बंदनी के गाने भी शैलेंद्र ही लिखने वाले थे, लेकिन दोनों का किसी बात पर झगड़ा हो गया था। शैलेंद्र ने गीत लिखने से मना कर दिया। इसी दौरान गुलजार के एक दोस्त थे देबू सेन। वह असिस्टेंट के रूप में बिमल दास से जुड़े रहते थे। गुलजार की शायरी और लहजे से वो वाकिफ थे।
तो देबूसैन ने गुलजार से आग्रह किया कि वह जाए और बिमल दास से बात करे, लेकिन गुलजार फिल्म लाइन से दूर ही रहते थे। वह लिटरेचर के लिए काम करते थे और उस दौरान फिल्म लाइन तब कोई खास अच्छी नहीं मानी जाती थी। गुलजार ने सीधे सीधे मना कर दिया। देबूसैन ने शैलेंद्र के सामने गुलजार की शिकायत कर दी। शैलेंद्र भड़क गए और बोले, तुम्हें बिमल दास से मिलने नहीं जाना? तुम्हें पता भी है कि कितनी दूर दूर से लोग बिमल दास से मिलने आते हैं और सारा दिन ऑफिस के बाहर ही इंतजार करते बिता देते हैं, और तुम्हें उनसे मिलने नहीं जाना? क्यों, एक तुम ही पढ़े लिखे हो यहाँ, बाकी सारे क्या अनपढ़ हैं? अब शैलेंद्र से डांट पड़ी तो गुलजार चुपचाप देबूसैन के साथ बिमल रॉय से मिलने चले गए। गुलजार तभी से सफेद कुर्ता पैजामा पहनने लगे थे। दुबले पतले गुलजार, आंखों पर नजर का मोटा चश्मा और चाल में हल्की सी ठिठक देकर बिमलदा के मुंह से निकला, ए देबू, ए भद्र लोके की कोरबे जानवे के बेचनो कविता टाकी। देबूसैन ने हंसते हुए उन्हें टोका, दादा ये बंगला समझता है, बहुत अच्छी बोलता भी है। इतना सुनते ही बिमलदा का चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया। वो ब्लश करने लगे। ये देख गुलजार भी मुंह घुमा के मुस्कुरा दिए। दरअसल इस फिल्म में लीड कैरेक्टर कल्याणी के पिता वैष्णवी भजन गाने वाले सज्जन व्यक्ति थे, इसलिए कल्याणी के लिए भी बिमलदा कोई ऐसा गाना चाहते थे जो वैष्णव कविता की भाषा शैली में हो। उन्होंने बंगाली में गुलजार के लिए देबूसैन से ये कहा था कि ये भला आदमी क्या जानता होगा कि वैष्णव कविता क्या होती है। उन्होंने गुलजार को स्टूडियो बुलाया जहां सचिंदा यानी SD बर्मन मौजूद थे। वहां एक अलग ही बहस चल रही थी। फिल्म के राइटर नवेदु घोष भी वहां मौजूद थे। SD बर्मन एक धुन सुना रहे थे। उनके मुताबिक वो धुन रात में घर से निकलती कल्याणी पर फिट बैठ रही थी। वहां गांव के किनारे एक क्रांतिकारी रहता था जिससे कल्याणी प्यार करती थी और रात में उसे मिलने जा रही थी। पर बिमलदा ने उन्हें यहीं टोक दिया, नहीं सचिंदा, कल्याणी घर से बाहर नहीं निकलेगी। अरे वैष्णवी पोस्ट मास्टर जी की बेटी रात को ऐसे घर से नहीं निकलेगी, अच्छा नहीं लगेगा। इसी पर सचिंदा भड़क गए, अरे ऐसे कैसे बाहर नहीं जाएगी? अब तो हम म्यूजिक बना लिया उधर का, अब तो जाना पड़ेगा उसको, निकालो घर से बाहर। बिमलदा ने फिर टोका, लेकिन घर से बाहर निकलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी नवेदु घोष ने धीरे से बिमल रॉय को टोका, पर दादा आंगन में पिता सो रहा है, भला उनके सामने गाती अच्छी लगेगी? इतना सुन ही सचिंदा उछल के बोले, ए बोला, अब बताओ क्या करेगा? तो तय हुआ कि कल्याणी न घर के अंदर रहेगी न बाहर, वह दहलीज पर खड़े होकर गाना गाएगी। और यही सिचुएशन गुलजार को दी गई। तब गुलजार ने लिखा, मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे। ये गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। फिल्म रिलीज होने में अभी समय था, पर सचिंदा और शैलेंद्र की सुलह हो गई और सचिंदा फिर एक बार हम नए लड़का के साथ काम नहीं करेगा कहकर गुलजार के लिए मना कर दिया। पर बिमलदा ने गुलजार को बुला लिया। वह एक अन्य फिल्म बना रहे थे, काबुली वाला। उन्होंने गुलजार से पूछा, तुमने काबुली वाला पढ़ा है? गुलजार ने हाँ में सिर हिला दिया। बिमलदा बोले, देखो मैं जानता है कि तुम फिल्मों में नहीं आना चाहता, मैं समझता है, पर यह डायरेक्टर्स मीडियम है, इधर बहुत कुछ क्रिएटिव करने को मिलता है। फिर बिमलदा अचानक बिल्कुल हक जताते हुए बोले, सुनो तुम मेरा बात, यहाँ असिस्टेंट हो जाओ, कुछ खुद करो, खुद सीखो, पर दोबारा उस मोटर गैराज में अपना लाइफ खराब करने की जरूरत नहीं है। 25 साल की उम्र में गुलजार, जिनके पैशन को कभी उनके परिवार ने भी नहीं समझा था, जिनकी जिंदगी के बारे में अब तक किसी ने कुछ नहीं सोचा था, वो बिमलदा के इन अपनेपन के शब्दों को सुन खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। बिमलदा ने गले से लगा लिया और कहा, बस बस, अब कभी वापस उस मोटर गैराज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए कमाल, 1963 में रिलीज हुई बंदनी में 7 गाने थे, जिनमें से गुलजार ने सिर्फ एक लिखा था, मोरा गोरा अंग लैले, और सबसे ज्यादा यही गाना पसंद किया गया था। इसके बाद गुलजार साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 62 साल के महान कैरियर में गुलजार साहब 1 या 2 नहीं बल्कि 22 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। 5 दफा उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी वह नवाजे जा चुके हैं और भारत सरकार की ओर से भी उन्हें पद्म भूषण घोषित किया जा चुका है। यही नहीं, विश्व के सबसे बड़े सिनेमा अवार्ड ऑस्कर भी उनकी झोली में मौजूद है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए उन्हें 2009 में ऑस्कर मिला था। गुलजार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके लिखे गीतों की दीवानगी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इस हद तक है कि 2006 में आई हॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म इनसाइड मैन की कास्टिंग में गुलजार और ए आर रहमान का गाना छैया छैया बजाया गया था। गुलजार साहब के कसीदे लिखने के लिए एक दिन एक उम्र भी कम है।
बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद उनका मिजाज आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद की कविता निर्मला पर लिखे एक प्ले के लॉन्च के दौरान जब सब गुलजार के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे, तब गुलजार की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो पैरों से लाचार था। बड़े इवेंट में गुलजार तुरंत जमीन पर बैठ गए और उनका हालचाल पूछने लगे। ये तब की बात है जब वो 82 साल के थे। इतना ही नहीं, 2012 में मायापुरी मैगजीन की सब्सिडरी लोटपोट कॉमिक्स के वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर मोटू पतलू के लिए भी गुलजार साहब ने एक मजेदार गाना लिखा है। मोटू पतलू 3D फिल्म में ये गाना सुखविंदर सिंह ने गाया है। इस गाने के बोल इतने मजेदार हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह गाना आ चुका है। गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं। न ढेला न दमड़ी न कौड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। मैं मायापुरी मैगजीन की ओर से गुलजार को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं देती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि वह आने वाले कई दशकों तक यूं ही स्वस्थ रहें, लिखते रहे और हमारी जनरेशन सहित आने वाली हर पीढ़ी को इंस्पायर करते रहे। अभी जो आपने कहानी सुनी ये सिद्धार्थ अरोड़ा सहर ने लिखी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं प्रगति आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।